हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बायोट-सैबार्ट्स लॉ का लेक्चर कंटिन्यू करेंगे क्योंकि वो एक कंप्लीट लेक्चर है। अभी हमें बहुत सारी चीजें उसकी देखनी है। तो इससे पहले के लेक्चर में मैंने उसको यहां तक डिस्कस किया था दैट dB इज इक्वल टू म्यू नॉट आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो आपको याद होगा ये म्यू नॉट जो है ये कांस्टेंट है और इसका नाम होता है परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। आई जो है करंट है, डीएल करंट एलिमेंट है और साइन ऑफ थीटा, थीटा आपको पता है एंगल डीएल और आर के बीच में है और आर इसके बीच में डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है। ठीक है, लेकिन अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कॉन्सेप्ट याद होगा, वहां पे जब हम फोर्स की डेफिनेशन डिराइव करते हैं, फोर्स हम लिखते हैं दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, कुछ ऐसे। फिर हम यहां पे प्रोपोर्शनलिटी के बदले इक्वालिटी लगाते हैं और यहां पे एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं 1/4 बाय एप्सिलॉन नॉट, फिर लिखते हैं Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। सेम प्रोसीजर हमारा यहां पे भी है कांस्टेंट लगाने का। जैसे हम यहां पे एप्सिलॉन नॉट को यूज करते हैं वैसे हम यहां पे म्यू नॉट को यूज करते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एप्सिलॉन नॉट की इनवर्स डिपेंडेंस होती है, ठीक है, लेकिन यहां पे म्यू नॉट की डायरेक्ट डिपेंडेंस होती है। यानी कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है वहां पे जो परमिटिविटी है वो हमेशा डिनोमिनेटर में रहेगी और यहां पे ये न्यूमरेटर में रहेगी। फर्क सिर्फ इतना है। लेकिन जैसे हम वहां पे यूज करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पे भी यूज करते हैं म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई। ये बेसिकली अकेला म्यू नॉट नहीं होता, हम वैसा ही कांस्टेंट मीडियम का कांस्टेंट मीडियम डिपेंडेंस वैसे ही यहां पे भी दिखाते हैं जैसे मीडियम डिपेंडेंस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दिखाते हैं। वहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यूज होता है, यहां पे एक ही फर्क है, यहां पे जो मीडियम की परमेबिलिटी है वो डिनोमिनेटर के बजाय न्यूमरेटर में रखी जाती है, बाकी सब कुछ सेम है। तो देयरफॉर हमारे पास जो एक्चुअल बायोट-सैबार्ट्स लॉ की रिलेशन है वो कुछ ऐसी बनेगी दैट dB इज इक्वल म्यू नॉट की बजाय क्या लिखा जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। जिसने पहला लेक्चर नहीं देखा उसके लिए जरूरी है वो पहले लेक्चर पे जाए, उसके बाद दूसरे लेक्चर पे आए। तो ये हमें क्या देगा, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या ड्यू टू होल करंट एलिमेंट एक्स वाई की स्मॉल पार्ट ऑफ द करंट एलिमेंट। ये स्मॉल पार्ट की वजह से है, करंट एलिमेंट की वजह से है, लेकिन हमें सारे कंडक्टर की वजह से चाहिए। तो सारे कंडक्टर की वजह से कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम कैलकुलस मेथड का यूज करेंगे और हम इंटीग्रेशन करेंगे। देयरफॉर अगर हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए तो हम लिखेंगे dB इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट बाई 4 पाई म्यू नॉट ओवर 4 पाई देन आईडीएल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, आर का स्क्वायर, कुछ ऐसे। ठीक है, लेकिन कहां से कहां तक, जहां से जहां तक आपने इन डीएल्स को फैला के रखा है। आपने कहां से कहां तक फैला के रखा है, x से लेके y तक फैला के रखा है, सो x to y, कुछ ऐसे। तो यहां पे मैं b लिखूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ dv b के बराबर होती है, उसको मैं लिख पाऊंगा इंटीग्रेशन फ्रॉम x to y देन म्यू नॉट बाई 4 पाई, ऐसे ही देन वी हैव idl देन वी हैव साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर। ये मुझे देगा बेसिकली व्हाट इज द magnetic field intensity at point P or magnetic induction at point P due to the current या due to the current carrying wire XY current carrying wire की वजह से यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसका वैल्यू इतना होगा, B is equal to integration x to y म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इज दैट क्लियर? अब ये जो म्यू नॉट बाई 4 पाई है इसकी यूनिट्स पे डिफाइन करना चाहता हूं, यूनिट्स ऑफ म्यू नॉट बाई 4 पाई में डिफाइन करना चाहता हूं। सो मैं अलग से यहां पे इसके यूनिट्स डिफाइन करना चाहता हूं। देखो बेटा, अगर आपको म्यू नॉट की यूनिट्स चाहिए, आप वैल्यू तो मुझे पता है, लेकिन अगर आपको यूनिट्स पहले चाहिए म्यू नॉट के, तो आपको याद रखना होगा कि B जो है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको हम 3 यूनिट्स में रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में। इसको हम या तो यूनिट टेस्ला देते हैं, इसको डिनोट किया जाता है T से।
टेस्ला इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, या इसको वेबर पर मीटर स्क्वायर लिखा जाता है, जिसकी सिंबल हम लिखते हैं WB पर मीटर स्क्वायर, या इसको डिनोट किया जाता है गॉस से। मतलब गॉस इसका और एक ही यूनिट है, जिनके बीच में हम रिलेशन आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप याद रखोगे जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है इसके यूनिट्स क्या है, इसके यूनिट है टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम WB पर मीटर स्क्वायर के नाम से जानते हैं, और या इसका गॉस है। ये वेबर जो है ये बेसिकली मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट है। मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट जब हम डिफाइन करते हैं तब हम उसको वेबर लिखते हैं, ठीक है ना। फ्लक्स कैसे लिखते हैं, B डॉट A, जैसे वहां पे लिखते हैं E डॉट DS, यहां पे लिखते हैं B डॉट DS, ठीक है। फ्लक्स का सेम प्रोसीजर है, जैसे वहां पे लिखते हैं वैसे यहां पे लिखते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या लिखते हैं, E डॉट DS, यहां पे लिखते हैं B डॉट DS, फर्क सिर्फ इतना है, ठीक है ना, B डॉट DS। तो ये जो B है ना, अगर मैं इसको वेबर पर मीटर स्क्वायर मान के चलूं, वेबर पर मीटर स्क्वायर मान के चलूं, इनटू DS हो गया एरिया, एरिया का हो गया मीटर का स्क्वायर, है कि नहीं। अगर मैं B को मान के चलूं वेबर पर मीटर स्क्वायर और DS को मीटर का स्क्वायर मान के चलूं, तो ये मीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, वेबर। तो वेबर किसका यूनिट मिला, phi का। phi इज विच फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का जो यूनिट है वो है वेबर। इसलिए हम B का यूनिट कभी कभी वेबर पर मीटर स्क्वायर भी लिखते हैं, या कभी हम इसको गॉस भी लिखते हैं। हम कभी इसके यूनिट्स गॉस भी यूज करते हैं, टेस्ला भी यूज करते हैं, या वेबर पर मीटर स्क्वायर भी यूज करते हैं। इसलिए लेकिन ज्यादातर जो यूनिट्स का यूज होता है वो या तो हम टेस्ला यूज करेंगे या वेबर पर मीटर स्क्वायर यूज करेंगे। इसलिए म्यू नॉट के लिए भी मुझे यही दो यूनिट्स बनाने होंगे, इन्हीं दो यूनिट्स से यूनिट फॉर्म करना होगा। जैसे अगर मैं टेस्ला को यूज करता हूं तो मैं पहले म्यू नॉट की वैल्यू निकालता हूं। देखो बेटा, इस 4 पाई का यूनिट कुछ भी नहीं होगा, बिकॉज 4 पाई जो है ये नंबर है, ये कांस्टेंट होगा। साइन थीटा जो है एंगल का भी कोई यूनिट नहीं होता, तो इसका मतलब इसका भी कुछ भी नहीं होगा। तो म्यू नॉट का वैल्यू अगर आपको चाहिए तो ये r स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा dv इंटू r स्क्वायर, और ये आइडियल इसमें डिवाइड होगा। तो म्यू नॉट किसके बराबर मिलेगा, म्यू नॉट इज इक्वल टू dv r स्क्वायर, म्यू नॉट इज इक्वल टू dv r स्क्वायर डिवाइडेड बाय dv r स्क्वायर डिवाइडेड बाय idl। मैं यूनिट निकालना चाहूंगा तो म्यू नॉट के यूनिट्स क्या होंगे, dv का अगर मैं टेस्ला यूज करूं तो टेस्ला, r स्क्वायर का मीटर स्क्वायर यूज करूंगा, डिवाइडेड बाय I करंट है तो करंट का एम्पियर यूज करूंगा, dl का 1 मीटर यूज करूंगा, ठीक है ना। ये मीटर और ये मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि म्यू नॉट जो है इसकी यूनिट्स यहां तो मैं लिखूंगा टेस्ला मीटर पर एम्पियर, या तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है ना। या अगर मैं इस dB मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट ऑफ वेबर पर मीटर स्क्वायर यूज करूं तब क्या होगा, म्यू नॉट के यूनिट्स बन सकते हैं, dB का होगा वेबर पर मीटर का स्क्वायर, ये dB का यूनिट हो गया वेबर पर मीटर स्क्वायर, फिर r स्क्वायर हो गया मीटर का स्क्वायर, ठीक है ना, I हो गया डिवाइड में एम्पियर, और फिर dl हो गया मीटर। आप फिर से समझो, dB का यूनिट हो गया वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक, और r स्क्वायर का मीटर का स्क्वायर, I का हो गया एम्पियर, और dl का मीटर हो गया। ये मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो वेबर पर एम्पियर मीटर भी लिख सकते हैं, वेबर पर एम्पियर मीटर। तो आपकी मर्जी है दैट आप म्यू नॉट का यूनिट ये मान के चलो या ये मान के चलो, ठीक है ना। तो इसलिए जब हम यूज करेंगे इन यूनिट्स को, तब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जो कांस्टेंट है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁹ होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ होती है, वैसे ही यहां पे म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू होती है 4⁻⁻⁷ के बराबर। म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 10⁻⁷ क्या, टेस्ला t मीटर पर एम्पियर, या आप ये यूनिट यूज कर सकते हो, या आप लिख सकते हो 10⁻⁷ वेबर पर
एम्पियर मीटर, आपकी मर्जी है। तो जब आपको म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू मिली, आपको म्यू नॉट की वैल्यू ऑटोमेटिकली मिलेगी। इस 4 पाई को यहां पे मल्टीप्लाई करो तो आपको मिलेगा म्यू नॉट की वैल्यू होगी 4 पाई इंटू 10 पावर -7, 4 पाई इंटू 10 पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर लिखोगे, या म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 पावर -7 वेबर पर एम्पियर मीटर लिखोगे। तो ये हमारे पास बेसिकली म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू है, और इससे हमारा बायोट-सवार्ट्स लॉ का एक फॉर्म कंप्लीट होता है। ये फॉर्म हमारे पास कंप्लीटेड है, ठीक है ना। अब हम दूसरी फॉर्म पे जाएंगे जिसको हम बेसिकली वेक्टर फॉर्म बोलते हैं। देखो बेटा यहां पे क्या कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास कंडक्टर है, करंट कैरिंग वायर है, इसने मैग्नेटिक फील्ड यहां पे प्रोड्यूस किया, हम मान के चले इसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया। अब सवाल रह जाता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे प्रोड्यूस हुआ उसकी डायरेक्शन कहां से होगी, मतलब उसकी डायरेक्शन कहां से होगी, क्या वो इनवर्ट्स होगी, क्या वो आउटवर्ड्स होगी, क्या ये इस डायरेक्शन में लेके जाएगा, इस डायरेक्शन में लेके जाएगा। तो डायरेक्शन डिफाइन करने के लिए हमें एक फॉर्म, नई फॉर्म चाहिए जिसको हम वेक्टर फॉर्म का नाम देते हैं। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग वायर, हम इस फॉर्म से शिफ्ट करके और एक फॉर्म इसकी डिराइव करते हैं, जिस फॉर्म को हम वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट-सवार्ट्स लॉ बोलते हैं। तो हम वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट-सवार्ट्स लॉ पहले डिराइव करते हैं, उसके बाद में समझाता हूं क्या वो हमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यहां पे देगा कि नहीं देगा। लेट्स सी। तो हम वापस उसी फिनोमेना पे जाएंगे, उसी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन पे जाएंगे जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हमने पहले वाले लेक्चर में यूज की थी। कुछ ऐसे, मैं कुछ ऐसे यूज करूंगा, और इस रिलेशन को मैं याद रखूंगा कि मेरे पास रिलेशन क्या है, b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x to y म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल sin थीटा बाय r स्क्वायर। मैं उस रिलेशन को फिर से यूज करूंगा। मेरे पास ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन थी। फॉर एग्जांपल ये x to y कंडक्टर था, अगर आपको याद होगा, मैंने यहां पे एक डीएल को चूज किया था। अब मैं ऐसे डीएल बनाता हूं, और फॉर एग्जांपल यहां पे मेरा पॉइंट P है, और इनके बीच में जो एंगल मैंने डिफाइन किया था दैट एंगल वाज इक्वल टू थीटा, और करंट फॉर एग्जांपल ऊपर की तरफ जा रही है, कुछ ऐसे। ये डिस्टेंस मैं r मान के चलता हूं, दिस डिस्टेंस इज r, एंड इसको मैं r वेक्टर मान के चलता हूं, ठीक है, कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इस डिस्टेंस के पास दोनों चीजें हैं, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। डायरेक्शन कहां से कहां है, करंट एलिमेंट से पॉइंट P की तरफ हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, तो हमारे पास डायरेक्शन भी आ गई, हमारे पास मैग्नीट्यूड भी आ गया। तो अगर हम इस डिस्टेंस को वेक्टर मान के चलेंगे कि ये डिस्टेंस मेजर की जा रही है इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, तब हम थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे प्रोड्यूस होगा, जो इसकी वजह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, वो हम जानते हैं वो किसके बराबर है, dB। जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा दैट्स गिवन बाय म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई, देन IDL sin थीटा अपन r का स्क्वायर। हाँ बेटा, अब देखो बेटा हम क्या करेंगे, हम इस रिलेशन को खुद ही मल्टीप्लाई करेंगे r कैप से। अब सवाल ये पैदा होता है, सर r कैप है क्या? r कैप अगर आपने वेक्टर्स पढ़े होंगे, ये r कैप इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर होगा, इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर r कैप होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने r कैप से मल्टीप्लाई क्यों किया? r कैप से अगर आप इस रिलेशन को मल्टीप्लाई करते हो, इसके मैग्नीट्यूड में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होता है। अब हम ये मान के चलते हैं कि जैसे हमने इस रिलेशन, सारे रिलेशन को 1 से मल्टीप्लाई किया, और जब हम किसी भी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस चीज का मैग्नीट्यूड या वैल्यू चेंज नहीं होता। तो हम यहां पे वही मान के चलेंगे दैट जैसे हमने इस रिलेशन को 1 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि इस मैग्नेटिक फील्ड के वैल्यू को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, तो इससे हमें मैग्नीट्यूड में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन ये r कैप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन इस मैग्नेटिक फील्ड को असाइन करेगा। अब मैं दिखाऊंगा कैसे। आपने एक रिलेशन पढ़ी होगी दैट हमारे पास जो वेक्टर होता है, वेक्टर A, इसके पास दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया,
और ये इसकी डायरेक्शन हो गई। जो डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर जो है वो हमेशा किससे दी जाती है? इसके यूनिट वेक्टर से। वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। इस वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो हमेशा इसके यूनिट वेक्टर से दी जाती है, या एक यूनिट वेक्टर हमेशा वेक्टर की डायरेक्शन को डिफाइन करता है, ये इसके मैग्नीट्यूड को वेरी नहीं करता। ये आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में। तो अगर हम ये रिलेशन यूज करें तो हमें ए कैप की वैल्यू यहां पे मिलेगी। ए कैप इज इक्वल टू, ए कैप मुझे मिलेगा वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, कुछ ऐसे। यहां पे हमारे पास जो वेक्टर है वो आर है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम आर कैप की वैल्यू निकालें, आर कैप की वैल्यू वो होगा आर वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर। ये रिलेशन आपने पहले से पढ़ी होगी क्लास 11th में। सो यूनिट वेक्टर जो है वो किसके बराबर होता है? वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। ठीक है, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, ये हम यहां से लाते हैं। इसको बोलते हैं मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ अ वेक्टर। एक वेक्टर के पास दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये मैग्नीट्यूड है मॉडुलस मॉड, ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है, और ये इसकी डायरेक्शन को डिफाइन करता है। कौन सा वेक्टर? यूनिट वेक्टर। तो हमने यूनिट वेक्टर की वैल्यू निकाली, मैग्नीट्यूड वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। तो मिला क्या हमें? आर कैप इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर। तो हम इसको यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमें मिलेगा dB जो है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है उसकी वैल्यू होगी म्यू नॉट बाई 4 पाई, फिर आइडियल, फिर साइन थीटा है, फिर आर कैप की वैल्यू है ये आर स्क्वायर है। आर कैप की वैल्यू को हम यूज कैसे करेंगे? आर वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर, ये कुछ ऐसे। अब देखो बेटा, ये आर और ये आर स्क्वायर आपस में मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, लेकिन ये इसके साथ या इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं या डिवाइड नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है और ये भी मैग्नीट्यूड को ही रिप्रेजेंट करता है। अब सवाल है कि सर ये मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करता है? क्योंकि वेक्टर्स में एक क्वांटिटी का स्क्वायर तब बनता है जब हम उनको डॉट करेंगे आपस में। मतलब ये आर स्क्वायर कब बना होगा? ये आर स्क्वायर तब बना होगा जब आपने आर को 2 बार मल्टीप्लाई किया होगा, लेकिन किस प्रोडक्ट से? डॉट प्रोडक्ट से। आर डॉट आर आपको क्या बना के देगा? आर स्क्वायर। तो आपने कौन सा प्रोडक्ट किया? डॉट प्रोडक्ट। अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वहां से जो क्वांटिटी निकलने वाली है वो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी होगी कि स्केलर क्वांटिटी? सर ये तो स्केलर क्वांटिटी होगी। इसका मतलब ये क्वांटिटी ऑलरेडी स्केलर क्वांटिटी है, ये ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके पास भी सिर्फ मैग्नीट्यूड ही होगा, तो ये मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड आपस में मिल जाएंगे। लेकिन ये वेक्टर है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, ये सिर्फ वेक्टर के साथ मिल सकता है, न कि स्केलर के साथ। तो मैंने क्या किया, इसलिए मैंने कहा अगर इस आर कैप को लिखा जाए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर, हम इन दोनों को मिला सकते हैं। और जब हम इनको मिलाएंगे तब हमारे पास क्या मिलेगा? तब मिलेगा dB इज इक्वल टू, जो dB की वैल्यू है वो होगी म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा, आइडियल साइन थीटा डिवाइडेड बाय बनेगा आर स्क्वायर इंटू आर हो गया आर क्यूब, आर का क्यूब इंटू आर का वेक्टर होगा यहां पे, कुछ ऐसा। ठीक है, हाँ। सो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये आर स्क्वायर और आर हमने मिलाया तो आर क्यूब बना, देन आइडियल साइन थीटा इंटू आर वेक्टर बना। ठीक है ना? तो ये हमें देगा व्हाट इज कॉल्ड द, अभी ये हमें वेक्टर फॉर्म एक्चुअली देगा, लेकिन इस वेक्टर फॉर्म को थोड़ा सा और हम मॉडिफाई करेंगे। देखो कैसे, मैं इसको, इस रिलेशन को ऐसे लिखना चाहूंगा, मैं इस रिलेशन को ऐसे लिखना चाहूंगा, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई, मैं इसको लिखूंगा आइडियल क्रॉस आर। अभी मैं समझाऊंगा क्यों। आइडियल क्रॉस आर, कुछ ऐसे, ये आई यहां पे, ये डीएल और आर को मैंने क्रॉस प्रोडक्ट बनाया, डिवाइडेड बाय आर क्यूब आएगा। अब सवाल है सर ये क्या किया आपने? आप जानते हो दैट जब हमारे पास ए क्रॉस बी होता है
तो जब आप उसको ब्रेक करते हो तो मिलता है ए बी साइन ऑफ थीटा, कुछ ऐसे। जब वेक्टर्स में क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसको ब्रेक करने से क्या मिलता है, ए बी साइन ऑफ थीटा, ठीक। लेकिन एक शर्त है, तब आप ए क्रॉस बी डिफाइन कर सकते हो जब ये थीटा एंगल होगा किस किस के बीच में, ए और बी के बीच में। याद रहे, तब आप क्रॉस प्रोडक्ट को डिफाइन कर सकते हो, तब आप ए और बी के बीच में क्रॉस डिफाइन कर सकते हो जब थीटा इनके बीच में एंगल सबटेंड होगा, मतलब ए और बी आपस में थीटा एंगल बनाएंगे। वही मैंने यहां पे किया। मैंने किस किस के बीच में क्रॉस बनाया, डीएल के बीच में और आर के बीच में। लेकिन मेरे पास भी एक शर्त होनी चाहिए कि सर आप तब डीएल और आर को आपस में क्रॉस कर सकते हो जब ये थीटा एंगल जो आपके पास पहले से था ये किस किस के बीच में होना चाहिए, डीएल और आर के बीच में, ताकि जब आप इसको ब्रेक करोगे किस प्रोडक्ट को, क्रॉस प्रोडक्ट को, इस डीएल क्रॉस आर को जब आप ब्रेक करोगे ये आपको फिर से वापस वही देगा, कौन, डीएल ये आर इंटू साइन ऑफ थीटा। लेकिन ये थीटा किस किस के बीच में एंगल होना चाहिए, डीएल और आर के बीच में। वो तो सिंपली पता चलता है, हाँ ये डीएल है, ये आर है, ये डीएल की डायरेक्शन है, ये आर की डायरेक्शन है, तो ये थीटा ऑलरेडी डिफाइंड है किस किस के बीच में, डीएल के बीच में और आर के बीच में। इसलिए मैंने गलत नहीं किया, हमने सही किया, दैट हमने इनके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइन किया, ठीक है ना। तो इसी क्रॉस प्रोडक्ट के डिफाइन होने की वजह से हमें बेसिकली वेक्टर फॉर्म मिली। लेकिन ये वेक्टर फॉर्म जो है ये किसके लिए मिली, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द होल कंडक्टर और स्मॉल पार्ट के लिए। तो होल कंडक्टर के लिए वैसे ही हम लिखेंगे इंटीग्रेशन डीबी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई देन आई डीएल क्रॉस आर डिवाइडेड बाय आर का क्यूब। तो ये डीबी और इंटीग्रेशन में बी निकलेगा बाहर, ये बी आएगा और हमें मिलेगा इंटीग्रेशन फ्रॉम एक्स टू वाई, ये आप जानते हो एक्स टू वाई, देन म्यू नॉट बाई 4 पाई, देन म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर अपन आर का क्यूब। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है। दिस इज बेसिकली वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट-सवार्ट्स लॉ। अब सवाल रह गया, सर ये डायरेक्शन कैसे देगा। अब आपको कैसे पता चला कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन कैसे है। तो अभी तक हमारे लेक्चर्स में क्या डिस्कस हुआ, हमारे पास लेक्चर्स में दो चीजें डिस्कस हुई, बायोट-सवार्ट्स लॉ क्या बताता है उसकी और उसके बाद हमने वेक्टर फॉर्म को डिफाइन किया। और वेक्टर फॉर्म को डिफाइन अगर आप लेक्चर को रिवाइज करोगे, रिवर्स करोगे, ठीक है, रिपीट करोगे तो आपको समझ आएगा दैट हमने बहुत आसान तरीके से इसके वेक्टर फॉर्म को डिराइव किया है। अब सवाल पैदा होता है कि अब हमें बताइए कि डायरेक्शन ऑफ बी कैसे होगी। डायरेक्शन ऑफ बी डिफाइन करने के लिए आपको क्लास 11th में जाना पड़ेगा, जहां हमने एक रूल पढ़ा है, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। वेक्टर्स में पढ़ते हैं, राइट हैंड स्क्रू रूल भी पढ़ते हैं, राइट हैंड थंब रूल भी पढ़ते हैं। वो मेरा अगला लेक्चर होगा, दैट हाउ कैन वी डिटरमाइन नाउ द डायरेक्शन ऑफ बी। यहां पे बी की डायरेक्शन कैसे होगी, क्या सर वो इनवर्ट्स होगी, आउटवर्ड्स होगी, इधर होगी या इधर होगी। और राइट हैंड थंब रूल क्या बताता है सर, राइट हैंड स्क्रू रूल क्या बताता है। यहां पे हम 3 रूल्स डिफाइन करेंगे, राइट हैंड थंब रूल क्या बताता है, राइट हैंड स्क्रू रूल क्या बताता है, और हम डिफाइन करेंगे राइट हैंड पाम रूल। ये 3 रूल्स में से जो रूल आपको आसान लगे उस रूल से आप यहां पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हो। Therefore, this form will be called as the vector form of what's called बायोट-सवार्ट्स लॉ। और इस फॉर्म को हम स्केलर फॉर्म का नाम देंगे। किस फॉर्म को, जो हमने इससे पहले डिराइव की थी, ये वाली डिराइव की थी। b is equal to integration x to y म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl sin थीटा डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर। ये इसकी स्केलर फॉर्म होगी और ये इसकी वेक्टर फॉर्म होगी। यहां से सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है पॉइंट P पे, लेकिन यहां पे दोनों चीजें मिलेगी, कितनी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है। इसलिए मैंने इसको नाम दिया दैट यू आर द स्केलर फॉर्म ऑफ
बायोट-सैबाट्स लॉ, और इसको मैंने नाम दिया दैट यू आर द वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट-सैबाट्स लॉ। तो इंशाल्लाह कल जो है इसका और एक लेक्चर लेते हैं बायोट-सैबाट्स लॉ का, इसकी डायरेक्शन कैसे होगी और इसकी और एक फॉर्म में डिफाइन करूंगा इन टर्म्स ऑफ चार्ज। मैं दिखाना चाहूंगा दैट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ चार्ज कैसे कैलकुलेट की जाती है, और उसके बाद एक एप्लीकेशन कल हम इसकी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू अ स्ट्रेट कंडक्टर। वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। सी यू टुमारो।